भगवती चरण वर्मा का जो 1948 का उपन्यास है रेखा, उसके बारे में एक बहुत मशहूर लाइन है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत सुंदर औरत आपके सामने मुस्कुरा रही हो, लेकिन उसकी आंखों में कत्ल की चमक हो। हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है यही एक लाइन ये पूरी कहानी का सार बता देती है। बिल्कुल। और आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं वो कोई सीधी सादी प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मनोवैज्ञानिक चीरफाड़ है। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, सही बात है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक बहुत ही सफल डिसिप्लिन दिमाग जुनून और धोखे के सामने पूरी तरह से बिखर जाता है। तो यहाँ लड़ाई असल में दो चीजों के बीच है। हाँ। एक तरफ है डॉक्टर मनोज का तर्क, उसका कंट्रोल, और दूसरी तरफ है रेखा के इमोशंस का वो तूफान जिस पर किसी का कोई काबू नहीं है। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक विषाद के किरदारों को समझते हैं। सबसे पहले हमारे नायक डॉक्टर मनोज, 35 साल के एक कामयाब मनोचिकित्सक। और मनोज का किरदार बहुत अहम है। वो भावनाओं को एक बीमारी की तरह देखते हैं। अच्छा। जिसे विश्लेषण और तर्क से ठीक किया जा सकता है। वो अपनी दुनिया के राजा हैं जहां हर चीज उनके कंट्रोल में है। कह सकते हैं कि उनके अंदर एक हीरो कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल, मरीजों को बचाने का, उन्हें ठीक करने का जज्बा। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। और फिर इस दुनिया में एंट्री होती है रेखा की, 27 साल की एक मरीज जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है, लेकिन जिसका मन उतना ही उलझा हुआ है। इनके अलावा कहानी में मनोज की मंगेतर सुमित्रा भी हैं, जो एक सीधी सादी स्नेही डॉक्टर है। हाँ, यानी रेखा से बिल्कुल उलट। बिल्कुल। और बाद में आते हैं इंस्पेक्टर राव। तो ये जो सेटअप है ये एक परफेक्ट मनोवैज्ञानिक तूफान के लिए तैयार है। एक ऐसा डॉक्टर जिसे बचाने का जुनून है और एक ऐसी मरीज जिसे शायद बचाने की जरूरत ही नहीं, बल्कि शिकारी बनने की आदत है। तो कहानी शुरू होती है जब रेखा डॉक्टर मनोज के क्लिनिक में आती है और एक बहुत अजीब बात कहती है। वो कहती है, डॉक्टर साहब, मुझे सपने आते हैं, बहुत खतरनाक सपने। मैं सपने में लोगों को मार देती हूँ। अच्छा। और मुझे डर है कि एक दिन ये सपने हकीकत बन जाएं। अब सोचिए, एक साइकियाट्रिस्ट के लिए इससे दिलचस्प केस और क्या हो सकता है। बिल्कुल, यहीं से पहला जाल फेंका जाता है। हाँ, वो खुद को एक शिकार की तरह पेश करती है, एक ऐसी लाचार औरत जिसे मदद की सख्त जरूरत है। और वो अपना दर्दनाक अतीत बताती है। हाँ, कि बचपन में माँ की आत्महत्या, पिता का घर से निकाल देना, 17 साल की उम्र में धोखा और फिर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला जाना। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये कहानी सच है या इसका सच होना जरूरी भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में कहानी सच है या झूठ इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसका असर मनोज पर क्या हो रहा है। मनोविज्ञान में इसे वेपनाइज्ड वल्नरेबिलिटी कहते हैं। अच्छा, अपनी कमजोरी को हथियार बनाना। बिल्कुल। रेखा की कहानी मनोज के उसी हीरो कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाती है। उसे लगता है सिर्फ मैं ही इसे बचा सकता हूँ। और रेखा इस भावना को और हवा देती है। वो डॉक्टर मरीज के बीच की जो पेशेवर दीवार है, उसे धीरे धीरे तोड़ने लगती है। हाँ, एक सेशन में वो कहती है, डॉक्टर साहब, आप ही मेरे लिए भगवान है, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं मर जाऊंगी। ये तो सीधा सीधा इमोशनल ब्लैकमेल है। और सिर्फ ब्लैकमेल नहीं, ये रिश्ते की परिभाषा को भी बदलने की कोशिश है। हाँ, वो उसे डॉक्टर से रक्षक बना रही है। और जब मनोज उसे याद दिलाता है कि उसकी एक मंगेतर है, तो रेखा मुस्कुराकर जो कहती है वो बहुत डरावना है। क्या कहती है वो? वो कहते हैं, मंगेतर वो तो अभी है, बाद में देखिएगा। उफ। इस एक लाइन में धमकी भी है, चुनौती भी, और एक तरह से एक भविष्यवाणी भी। तो यहाँ पर डॉक्टर मरीज की वो जो लाइन है वो पूरी तरह से मिट रही है। मनोविज्ञान में इसके लिए कोई खास शब्द है? बिल्कुल, इसे काउंटर ट्रांसफरेंस का एक बहुत ही खतरनाक उदाहरण कह सकते हैं। काउंटर ट्रांसफरेंस। हाँ, ट्रांसफरेंस होता है जब मरीज अपनी भावनाएं डॉक्टर पर डालता है, लेकिन काउंटर ट्रांसफरेंस तब होता है जब डॉक्टर खुद वो पेशेवर दूरी भूलकर मरीज के प्रति व्यक्तिगत भावनाएं महसूस करने लगे। हाँ, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो या बचाने की जिद। रेखा ने जानबूझकर मनोज के अंदर इसी भावना को उकसाया। तो वो अब उसका मरीज नहीं रही, वो एक जुनून बन गई थी। और इसी जुनून के चलते मनोज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। एक रात रेखा का फोन आता है। वो फोन पर रो रही होती है, डॉक्टर साहब, मैंने कर दिया, मैंने अपने पुराने सेठ को मार डाला। और ये वो पल है जहां कहानी का गियर बदलता है। हाँ। मनोज का तर्क, उसका लॉजिक पूरी तरह से फेल हो जाता है। एक डॉक्टर होने के नाते उसे पुलिस को फोन करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। नहीं,
वो रेखा के पास भागा जाता है। और जब वो वहां पहुंचता है तो सेठ की लाश पड़ी है और रेखा खून से सनी कोने में खड़ी है। लेकिन पुलिस को जो सबूत मिलते हैं हाँ। वो सारे सबूत आत्महत्या की तरफ इशारा करते हैं। और रेखा का बयान देखिए। वो कहती है, मैंने सपने में किया था, शायद हकीकत में भी हो गया। वो जानबूझकर सच और सपने के बीच की जो रेखा है उसको धुंधला कर रही है। और यहाँ मनोज क्या करता है? वो सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं करता। वो रेखा को बचाने का फैसला करता है। पुलिस को झूठा बयान देता है और इसी एक पल में डॉक्टर मनोज एक डॉक्टर से एक अपराधी का मददगार बन जाता है। उसका जो काउंटर ट्रांसफरेंस है वो अब उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर चुका है। वो रेखा का रक्षक बन गया है, ये जाने बिना कि वो असल में शैतान को बचा रहा है। इसके बाद तो मनोज की दुनिया ही पलट जाती है। वो अपनी सीधी सादी मंगेतर सुमित्रा उसे छोड़ देता है। हाँ, और रेखा उसके घर में आकर रहने लगती है। अब मनोज की जिंदगी, उसके फैसले, उसका दिमाग, सब पर रेखा का कब्जा है। यहाँ से डॉक्टर मनोज का पतन बहुत तेजी से होता है। वो अपनी तार्किक दुनिया छोड़ चुका है। हाँ, उसने जुनून की दुनिया में कदम रख दिया है और इस दुनिया की रानी रेखा है। वो सोचता है कि उसने रेखा को बचा लिया, पर असल में वो खुद ही रेखा के जाल में कैद हो चुका है। लेकिन कहानी का सबसे भयानक मोड़ वो आना भी बाकी था। मनोज को धीरे धीरे रेखा की सच्चाई पता चलनी शुरू होती है। उसे पता चलता है कि सेठ की मौत वो आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक बहुत शातिर तरीके से की गई हत्या थी। और सिर्फ यही नहीं, उसे ये भी पता चलता है कि रेखा पहले भी 3 लोगों को मार चुकी है। और हर बार उसने खुद को मानसिक रूप से बीमार या पागल दिखाकर कानून से खुद को बचा लिया। तो वो कोई टूटी हुई बेचारी औरत नहीं, वो एक जन्मजात किलर है। एक ऐसी मनोरोगी जिसे दूसरों को दर्द देने में, उन्हें मारने में मजा आता है। और यहीं पर कहानी का जो जॉनर है वो ही बदल जाता है। हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर से निकलकर हॉरर की दुनिया में चली जाती है। बिल्कुल, और असली हॉरर किसी भूत प्रेत का नहीं है। नहीं, वो है एक खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे इंसान के अंदर के राक्षस का। अब तक मनोज और पाठक हम सब रेखा को एक पीड़ित मान रहे थे। हाँ, लेकिन अब पता चलता है कि असली शिकारी तो वही है। वो शिकार होने का नाटक कर रही थी ताकि वो अपने असली शिकार यानी मनोज उसके करीब आ सके। और फिर एक दिन रेखा अपना असली चेहरा मनोज को दिखाती है। वो मनोज से जो कहती है वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या? वो कहती है, तुम मुझे समझते हो ना, तुम मेरे दिमाग के अंदर देख सकते हो, इसलिए तुम्हें मारूंगी सबसे आखिर में, बहुत प्यार से। इन शब्दों का एक गहरा मनोवैज्ञानिक मतलब है। हाँ, रेखा कह रही है कि क्योंकि तुम एक मनोचिकित्सक मेरी असलियत को समझ सकते हो, इसलिए तुम मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा हो और सबसे बड़ा खेल भी। उसे शारीरिक रूप से मारना वो उसकी जीत नहीं होगी। उसकी असली जीत होगी उसके दिमाग को, उसकी आत्मा को तबाह करना। अब मनोज को समझ आता है कि वो किस जाल में फंस चुका है और बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक रात वो रेखा को मारने का प्लान बनाता है। उसे लगता है कि अब यही एक रास्ता बचा है। लेकिन रेखा उससे 2 कदम आगे है। वो पहले से तैयार है और मनोज को बेहोश कर देती है। शिकारी खुद शिकार बन जाता है। मनोज का तर्क, उसका प्लान, सब कुछ रेखा की शातिर चाल के आगे फेल हो जाता है। जब मनोज को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। अच्छा। रेखा उसके सामने बैठी है, हाथ में एक चाकू लिए। वो बहुत धीरे धीरे चाकू से मनोज के गाल पर एक खरोच लगाती है और कहती है, देखो कितना खून निकल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ये शुद्ध मनोरोग है। उसे दर्द देने में, उसे डरा हुआ देखने में मजा आ रहा है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। हाँ, जहाँ रेखा का वो शैतानी रूप पूरी तरह से सामने आ जाता है। वो उसे शारीरिक दर्द नहीं दे रही, वो उसकी हिम्मत और उसके वजूद को तोड़ रही है। तभी दरवाजा टूटता है और इंस्पेक्टर राव अंदर आते हैं। पुलिस को देखकर रेखा चाकू छोड़ देती है और हंसने लगती है। वो इंस्पेक्टर से कहती है, बहुत देर कर दी आप। जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। हाँ, उसका आत्मसमर्पण भी उसकी योजना का ही एक हिस्सा था। उसका खेल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। उसे पता था कि वो पकड़ी जाएगी। उसका मकसद भागना था ही नहीं, उसका असली मकसद तो मनोज था। रेखा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे फांसी की सजा होती है। फांसी से एक दिन पहले मनोज उससे जेल में आखिरी बार मिलने जाता है। वो शायद कोई जवाब ढूंढने गया था, ये समझने गया था कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ। लेकिन रेखा उसे कोई जवाब नहीं, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाला जख्म देती है। वो मनोज से कहती है, डॉक्टर साहब आप हार गए ना, मैंने कहा था ना, मैं आपको सबसे आखिर में मारूंगी, शरीर से नहीं, यहां से।
और ये कहकर वो अपनी छाती पर, अपने दिल पर हाथ रखती है। इन आखिरी शब्दों में ही पूरी कहानी का सार छिपा है। उसकी असली जीत मनोज को शारीरिक रूप से मारना था ही नहीं, उसकी जीत उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से तबाह करना था, उसकी आत्मा को मारना था। और वो इसमें पूरी तरह सफल हुई। हाँ, उसने मनोज के तर्क, उसके पेशे, उसके प्यार, उसकी पूरी पहचान को खत्म कर दिया। और उपन्यास का जो अंत है वो शायद हिंदी साहित्य के सबसे भयानक अंत में से एक है। फांसी के दिन मनोज अपने क्लिनिक में बैठा है, पूरी तरह टूट चुका है। अचानक उसकी नजर दीवार पर पड़ती है, और वहां उसे खून से लिखा हुआ दिखाई देता है, मैं फिर आऊंगी अगले जन्म में। ये असली है या मनोज का वहम, ये सवाली बेमानी है। बिल्कुल। रेखा का जहर उसके दिमाग में इतना गहरा उतर चुका है कि अब सच और वहम का फर्क ही मिट गया है। मनोज चीखता है और पागल हो जाता है। उपन्यास की आखिरी लाइन है, रेखा मर चुकी थी, लेकिन उसकी एक रेखा मनोज के दिमाग पर हमेशा के लिए खिंच गई थी, और वो रेखा कभी मिटी नहीं। एक परफेक्ट अंत। रेखा ने जो कहा था वो कर दिखाया। हाँ, उसने मनोज को मार दिया, बस शरीर जिंदा छोड़ दिया। तो अगर हम इस पूरी कहानी की चीर-फाड़ करें तो ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। नहीं, ये दिखाती है कि एक कितना भी तर्कसंगत और नियंत्रित दिमाग क्यों ना हो, वो जुनून, धोखे और ऑब्सेशन के आगे घुटने टेक सकता है। मनोज की तार्किकता ही वो ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि वो रेखा के भावनात्मक खेल को कभी समझ ही नहीं पाया। सही बात है। ये कहानी जुनून और प्यार के बीच की उस बहुत बहुत बारीक रेखा पर भी सोचने को मजबूर करती है। प्यार किसी को बनाता है, उसे बेहतर इंसान बनाता है, लेकिन जुनून या ऑब्सेशन वो सिर्फ पाना चाहता है। हाँ, उस पर कब्जा करना चाहता है, और जब कोई उस रेखा को पार कर जाता है तो विनाश निश्चित है। साथ ही ये भी सोचना जरूरी है कि ये उपन्यास 1948 में लिखा गया था। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। उस दौर में आजादी के ठीक बाद एक महिला किरदार को इतना शक्तिशाली, इतना शातिर और बिना किसी अफसोस के हत्यारा दिखाना, ये कितना क्रांतिकारी रहा होगा। बहुत ज्यादा। उस समय के साहित्य में औरतें या तो देवी होती थीं या बेचारी अबला। हाँ, लेकिन रेखा इन दोनों में से कुछ नहीं है। वो एक फेम फटाल है, एक ऐसी खतरनाक औरत जो अपनी खूबसूरती और दिमाग का इस्तेमाल मर्दों को तबाह करने के लिए करती है। इस लिहाज से ये उपन्यास अपने समय से बहुत आगे था। बहुत आगे। और अंत में एक विचार जो दिमाग में घूमता रहता है, रेखा तो मर गई, पर क्या उसका जुनून मनोज के पागल दिमाग में हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह गया? हाँ। क्या एक तरह से उसने किसी और के दिमाग पर कब्जा करके अमर होने का एक भयानक रास्ता खोज लिया?